हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर में पाक बे योजना और ईडब्ल्यूएस कोटे के बारे में बात करेंगे। पाक बे योजना में हम ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम और समुद्री मत्स्य पालन विधेयक के बारे में भी बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। पाक बे योजना के तहत केंद्र सरकार समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज़ों की जो इकाई लागत है उसे 80 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.3 करोड़ रुपए करने पर विचार कर रही है, जिससे कि मछुआरों के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जा सके। इससे पहले समुद्री मत्स्य पालन विधेयक 2021 को मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किया जा चुका है। पाक बे योजना के तहत डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्राउल फिशिंग बोट्स फ्रॉम पाक स्टेट इनपुट डीप सी फिशिंग बोट्स नामक यह योजना वर्ष 2017 में केंद्र प्रायोजित योजना के तौर पर लॉन्च की गई थी। इसे ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम की बात करें तो किसानों की आय को दुगना करने हेतु एक संबद्ध गतिविधि के रूप में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। यह तमिलनाडु विशिष्ट योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के मछुआरों को 3 वर्ष में 2000 जहाज उपलब्ध कराना और उन्हें बॉटम ट्रॉलिंग छोड़ने के लिए प्रेरित करना है। बॉटम ट्रॉलिंग की बात करें तो यह पारिस्थितिकी रूप से एक विनाशकारी गतिविधि है, जिसमें ट्रॉलर समुद्री तल में जाल बिछाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो एक्वेटिक रिसोर्सेज होते हैं उन्हें भारी नुकसान देखने को मिलता है। इसके अलावा इसका एक और भी उद्देश्य है। इसके अलग उद्देश्य की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के आसपास मत्स्य पालन के दबाव को कम करना है, ताकि तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को पार करते हुए श्रीलंका जल में न चले जाए। नेक्स्ट हम योजना के फंडिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। इसके फंडिंग पैटर्न की बात करें तो केंद्र सरकार 50%, राज्य सरकार 20%, संस्थागत वित्तपोषण 10% और लाभार्थी 20% है। अब तक यह योजना केवल 80 लाख रुपए तक के लागत वाले जहाजों तक सीमित थी, किंतु अब इसे 1.3 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ यह योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट हम समुद्री मत्स्य पालन विधेयक के बारे में बात करेंगे। इस विधेयक में मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के तहत पंजीकृत जहाजों को अन्य आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस देने का प्रस्ताव शामिल है। यह विधेयक मछुआरों के लिए बिना लाइसेंस के विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमों का उल्लंघन करने, भारतीय तटरक्षा बल के आदेशों का पालन न करने और तटरक्षक बल की गतिविधियों को बाधित करने के लिए दंड का भी प्रावधान करता है। इसके अलावा यह विधेयक भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले विदेशी जहाजों पर भी रोक लगाता है। इस प्रकार यह भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण करता है। यह मत्स्य पालन क्षेत्र में संलग्न श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान करता है और चरम मौसम की घटनाओं के दौरान समुद्र में जीवन की सुरक्षा का आह्वान करता है। नेक्स्ट हम समुद्री क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत समुद्री जल और समुद्र तल में संसाधनों को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आंतरिक जल हो गया, प्रादेशिक सागर हो गया और अन्य आर्थिक क्षेत्र हो गया। इसमें सबसे पहले हम आंतरिक जल के बारे में बात करेंगे। आंतरिक जल की बात करें तो बेसलाइन के भूभाग वाले हिस्से में मौजूद जल निकाय होता है। इसमें खाड़ी और छोटे खंड शामिल होते हैं। इसके अलावा प्रादेशिक सागर की बात करें तो यह बीच लाइन से 12 समुद्री मील तक फैला होता है और जहां हवाई क्षेत्र, समुद्र तल, भूमि तथा सभी जीवित और निर्जीव संसाधनों पर एक राष्ट्र का संप्रभुता देखने को मिलती है। इसके अलावा अन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो यह बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक फैली होती है। वर्तमान में राष्ट्र के पास इस क्षेत्र में सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन और संरक्षण और प्रबंधन के लिए संप्रभु अधिकार है। इसके अलावा मत्स्य पालन राज्य का विषय है, इसलिए आंतरिक जल और प्रादेशिक सागर में मछली पकड़ना संबंधित राज्य के दायरे में आता है, जबकि अन्य आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ना संघ सूची में शामिल है। नेक्स्ट हम ईडब्ल्यूएस कोटे के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ इसमें हम इसके महत्व और इससे रिलेटेड कंसर्न्स के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस कोटा।
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% कोटा प्रदान करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस की पहचान करने हेतु वार्षिक आय सीमा के रूप में 8 लाख रुपए तय करने में सरकार द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 10% ईडब्ल्यूएस कोटा 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन करके पेश किया गया। इससे संविधान में अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) सम्मिलित किया गया। यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु शिक्षा संस्थानों में नौकरियों और प्रवेश में आर्थिक आरक्षण के लिए है। इसके साथ साथ यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण नीति द्वारा कवर नहीं किए गए गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु अधिनियमित किया गया था। इसके साथ साथ यह केंद्र और राज्य दोनों को समाज के ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट हम इसके महत्व के बारे में बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस असमानता को संबोधित करता है। भारत में शैक्षिक और आय असमानता के मुद्दों को ईडब्ल्यूएस संबोधित करता है, क्योंकि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उनकी वित्तीय अक्षमता के कारण उच्च शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में भाग लेने से बाहर रखा गया है। इसके साथ साथ यह आर्थिक पिछड़ों को मान्यता देता है। पिछड़े वर्ग के अलावा बहुत से लोग या वर्ग हैं जो भूख और गरीबी की परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करते हैं। संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रस्तावित आरक्षण उच्च जाति के गरीबों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करेगा। इसके अलावा यह जाति आधारित भेदभावों को कम करने में हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट हम ईडब्ल्यूएस कोटे से रिलेटेड कंसर्न्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले डेटा की अनुपलब्धता। ईडब्ल्यूएस कोटे में हमें डेटा की अनुपलब्धता देखने को मिलती है। इसके साथ साथ यह आरक्षण सीमा का उल्लंघन करता है, जो कि 50% सीमा तय की गई थी, यह उसका उल्लंघन करता है। इसके साथ साथ इसमें मनमाने मानदंड देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से सवाल किए थे। फ्रेंड्स, इस प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।